राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग गति की दर के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ वेग के बारे में तथा त्वरण के बारे में सीखेंगे और इससे संबंधित गतिविधि भी करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझें कि गति का दर क्या होता है। कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है या धीमी चल रही है, यह हम कैसे पता कर सकते हैं। हम दैनिक जीवन में सामान्यतः देखते हैं कि हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति दूसरी गाड़ी से जा रहा है और दोनों जब रोड पर चल रहे होते हैं तो पीछे वाला जो गाड़ी है, इसको मान लेते हैं गाड़ी बी और इसको ए, तो पीछे वाली जो गाड़ी है वो ए से आगे निकल जाती है। तो इससे मोटे तौर पर हम मानते हैं कि बी जो है वो तेज चल रही है जबकि ए जो है वो धीमी चल रही है। जब दोनों एक ही दिशा में अगर गति करे तो हम पता कर लेते हैं कि बी जो है तेज है और ए धीमी है। लेकिन अगर यही उल्टा हो, अगर ए इस दिशा में चल रही है और बी जो है वो इसके पीछे की दिशा में चल रही है, तो क्या हम पता कर पाएंगे कि ए तेज है या बी? हम नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गाड़ी तेज है या इनकी गाड़ी तेज है। तो इस स्थिति में समझने के लिए हम एक गतिविधि करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से कोई गाड़ी जो है, गाड़ी की जो गति है वो हम पता कर पाएंगे। कोई वस्तु धीमी चल रही है या तेज चल रही है, इसे समझने के लिए हम लोग गतिविधि करते हैं। तो मेरे पास दो गाड़ियां यहाँ पे रखी हुई है। एक गाड़ी जो है इधर से चलती है और दूसरी गाड़ी उस दिशा से आगे आ रही है। और इस प्रकार क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन गाड़ी तेज चल रही है? शायद नहीं, क्योंकि तेज और धीमी चलने के लिए हमें एक दूसरे के बीच में तुलना करना होगा। अगर इसी को हम लोग को समझना है तो फिर अगर दोनों की अगर दिशा अगर हम लोग एक कर दें, तब आसानी से पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, कौन सी धीमी चल रही है। तो इसके लिए फिर से हम दोनों गाड़ी को चलाते हैं और स्पष्ट पता चलता है कि ये गाड़ी धीमी चल रही है जबकि ये गाड़ी तेज चल रही है। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि जब ये गाड़ी तेज चल रही है इस गाड़ी से, तो कितनी तेज चल रही है, ये कैसे पता चलेगा हम लोग को? इसके लिए हम लोग एक और गतिविधि करते हैं, जिसमें आप देखिए यहाँ पे एक मीटर स्केल बनाया गया है, जिसमें कि हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ये हमारा 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, और ये हमारा जो है ये 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर है। तो 50 सेंटीमीटर तय करने में कितना समय लगता है, इसके माध्यम से हम इस गाड़ी की चाल को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मीटर स्केल दिया हुआ है, गाड़ी भी है। स्टॉप वॉच के रूप में हम अपने मोबाइल का प्रयोग करते हैं। इस स्टॉप वॉच का प्रयोग करके हम लोग निकाल सकेंगे कि इस गाड़ी की चाल क्या है। और इस गाड़ी की चाल को निकालने के लिए इस डंडे से इस डंडे के बीच की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। और समय के लिए हम लोग स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं। इस समय अंतराल में इस गाड़ी के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको अगर हम भाग देंगे तो हमें चाल निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर तय करने में इसे पूरे 0.89 सेकेंड। तो अगर 50 सेंटीमीटर को हम 0.89
सेकंड से अगर विभाजित करेंगे तो हमें इस गाड़ी की चाल का पता चल जाएगा। अब अगर इस गाड़ी की चाल को हम पता कर लेते हैं और फिर उसी प्रकार इस गाड़ी की चाल को पता कर लेंगे तो इसके माध्यम से दोनों में हम तुलना कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस गाड़ी की चाल क्या है। इस गाड़ी की चाल को निकालने के लिए हम लोग फिर से इस डंडे से इस डंडे के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर को तय करते हैं और यहाँ मोबाइल के स्टॉप वॉच का प्रयोग करके हम लोग देख सकते हैं कि इस गाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। 1 2 3 स्टार्ट। तो यहाँ हम देखते हैं 50 सेंटीमीटर तय करने में इस गाड़ी को 1 सेकेंड 0.14 सेकेंड लग रहा है। तो स्पष्ट मालूम पड़ता है इस गाड़ी की चाल अधिक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 50 सेंटीमीटर दूरी तय करने में ही इसे 0.89 सेकेंड लगे, जबकि 50 सेंटीमीटर तय करने में इस गाड़ी को 1.14 सेकेंड लगे। तो अब इस दोनों में हम तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी गाड़ी की जो चाल है हम लोग हर एकांक समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी के माध्यम से निकाल सकते हैं, उनके बीच में तुलना कर सकते हैं। तो इस गतिविधि के माध्यम से हमने देखा कि गति की दर को मापने के लिए हमें चाल की आवश्यकता पड़ती है और किसी भी गाड़ी की चाल को निकालने के लिए हमें एकांक समय में तय की गई दूरी निकालनी पड़ती है। अगर यदि कोई वस्तु एकांक समय में एक दूरी तय करती है तो वह उस वस्तु की एकांक समय में चाल होगी। इसे हम इस रूप से देखें कि कोई गाड़ी कितनी तेज चल रही है या कितनी धीमी चल रही है, इसे भी हम चाल की मदद से जान सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे, अगर एक हमारे पास घड़ी हो तो हम देखेंगे कि एक गाड़ी 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रही है या 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इस गाड़ी की चाल क्या है या यह गाड़ी जो है दूसरी गाड़ी से कितनी अधिक तेजी से चल रही है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला का उपयोग करते हैं। अब हम गति की दर को इस प्रकार देखते हैं। गति की दर को हम लोग चाल का नाम देते हैं। तो चाल बराबर हो गया वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। अब यहां चाल में हम लिख रहे हैं वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी, और बटा तय करने में लगा कुल समय। ऐसा इसलिए है कि दैनिक जीवन में जो हम चाल देखते हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं कि यह जो कार है इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या वह जो कार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू से लेकर के अंतिम तक चल रही है? सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। कार शुरू में हो सकता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 40, 50, 60, 70, फिर 30, 40, 20, इस तरह से ये वो चलती है और पूरे घंटा में वो 50 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और उसे हम
मान लेते हैं कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो यहाँ पर चाल है वो हमारा औसत चाल है। और औसत चाल का तात्पर्य क्या हुआ कि कुल दूरी, उस कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर हुआ कुल दूरी बटा कुल समय। ऐसा इसलिए चूंकि हम देख रहे हैं हर गाड़ी, सामान्यतः जितनी भी गाड़ियां हैं, सब अलग अलग समय में, छोटे छोटे समय अंतराल में उनकी जो चाल है वो अलग अलग होती है। हमने देखा कि आम जीवन में जो गाड़ियां रोड पर चलती हैं उनमें उनकी जो चाल होती है, पहले कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर कम हो करके वो बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। तो बराबर समय में अगर असमान दूरी तय करे तो उसे हम असमान गति बोलते हैं। असमान गति से तात्पर्य है, यहां हम 0 लेते हैं और हर 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में ये 5 मीटर और दूसरे सेकंड में फिर 10 मीटर और फिर तीसरे सेकंड में 25 मीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं सब में समय अंतराल जो है वो 1 सेकंड है और बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करना ही असमान गति कहलाती है। और इसी के विपरीत अगर हो कि बराबर समय अंतराल में अगर समान दूरी तय की जाए तो उसे हम समान गति कहते हैं। इसको अगर हम लोग बनाते हैं इसी तरह से, एक सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में 15 मीटर। तो यहाँ हम देखते हैं कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जा रही है, तो इसे हम एक समान गति कहते हैं। आइए इसे हम एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। अब हम लोग एक समान गति और असमान गति को गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। एक समान गति से तात्पर्य है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी। तो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी के लिए यहाँ पर मीटर स्केल बनाया गया है और मीटर स्केल में हम देखते हैं यहाँ पे मीटर स्केल बनाया गया है और ये जो गाड़ी है इसे हम चलाते हैं और ये बराबर समय अंतराल में ये बराबर दूरी तय करती है। चूंकि ये जो गाड़ी है इसमें बैटरी लगा हुआ है, इसे जब ऑन करते हैं तो इसका जो चाल है वो हमेशा समान रहता है। इसका चाल कभी ज़्यादा कभी कम नहीं हो सकता है। तो इस गाड़ी के माध्यम से जो भी गतियां हम देख रहे हैं वो एक समान गति है। असमान गति के लिए मेरे पास दूसरी प्रकार की गाड़ी है, इसे हम देखते हैं। ये गाड़ी चाबी से चलती है और इसमें हल्का सा चाबी देते हैं और ये देखिए गाड़ी जो है कुछ दूर जाने के बाद ये रुक जाती है। तो इसमें क्या है कि एकांक समय में यह जो गाड़ी है इसकी जो चाल है वो शुरू में ज़्यादा होती है और फिर बाद में कम हो जाती है, यानी कि बाद में अंत तक शून्य हो जाती है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से एक समान गति और असमान गतियों में गाड़ियां जो है चलती हैं। चाल को समझने के लिए और एक हम उदाहरण लेते हैं कि माना कि एक कार पटना से दिल्ली जाने में 36 घंटे की समय लेती है।
पटना से दिल्ली की दूरी 1100 किलोमीटर है। तो कार की चाल क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर तय की गई दूरी, कुल दूरी, और बटा हो जाएगा कुल समय। दूरी, कुल दूरी है 1100 किलोमीटर और कुल समय 36 घंटे दिया गया है। इसे अगर हम लोग निकालते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएगा 1100 बटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको हम लोग जब भी निकालेंगे तो इसको SI यूनिट में निकालेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में निकालेंगे, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे 1100 किलोमीटर को मीटर में। तो 1100 किलोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे, जब 1000 से गुना करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। और फिर समय का जो SI यूनिट है वो है सेकेंड, 36 घंटे। तो 36 को हम लोग 3600 से भाग दे देंगे। अब इसको हल करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा जो है चाल हो जाएगा। और इस चाल को हम लोग लिखेंगे यहाँ से 1100 गुने 1000, 36 गुने 3600 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी जो है चाल हो गई। हम औसत चाल ही निकाल रहे हैं, लेकिन चाल निकालने के समय में या दूरी या विस्थापन निकालने के समय में हम हमेशा प्रयास करेंगे कि हम लोग SI यूनिट का ही प्रयोग करें। अब कहीं ये जो दूरी है पटना से जो दिल्ली की दूरी है वो सामान्यतः किलोमीटर में ही हम लोग लेंगे, मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सेकंड की जो बात है, समय का जो यूनिट सेकंड है उसका हम लोग न्यूमेरिकल में प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर अधिक समय लग रहा है तो उसमें घंटा भी हम लोग प्रयोग करेंगे। अब दो ग्रहों के बीच की जो दूरी है उसमें हम लोग जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के चक्कर लगाने का जो समय है 24 घंटे है। तो अलग अलग संदर्भ में हम लोग अलग अलग समय का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब विज्ञान में इस तरह की न्यूमेरिकल सोल्व करने की बात आएगी, हल करने की बात आएगी, तो हम लोग SI यूनिट का ही उपयोग करेंगे। अब हम लोग दिशा के साथ चाल के बारे में बातचीत करेंगे। दिशा के साथ चाल। अगर किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एकांक समय में किस दिशा में तय की जा रही है, अगर हम निकालते हैं तो उसे हम वेग बोलते हैं। वेग बराबर जो हम बोलेंगे वो क्या हो गया, चाल के साथ साथ दिशा। इसे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्योंकि विस्थापन में दिशा है, विस्थापन सदिश राशि है, उसी तरह से वेग भी जो है एक सदिश राशि है। और इसे हमें यह भी ध्यान देना है कि वस्तु किस दिशा में जा रही है, जो हमारा एक निर्देश बिंदु है, उस निर्देश बिंदु से वस्तु किस दिशा में यात्रा तय करती है एकांक समय में, इससे हम लोग जो है विस्थापन निकालते हैं। अब इसी के अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि माना कि एक किसान है जो एक वर्गाकार पथ के अनुदिश घूमता है, और ये जो वर्ग है इसकी भुजा की लंबाई 10 मीटर है।
और किसान के द्वारा पूरे एक चक्कर में 40 सेकेंड लेते हैं। तो आधा चक्कर लगाने में जो है चाल क्या होगी और वेग क्या होगी, इसे हम लोग निकालते हैं। तो चाल के लिए है पूरा चक्कर का मतलब है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक, जबकि आधा चक्कर का मतलब हुआ ए से बी और बी से सी। तो जब हम चाल निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है? चाल का फॉर्मूला है तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी हो गया 10 मीटर और यहाँ पे 10 मीटर 20 मीटर। और समय कितना लग रहा है? एक पूरे चक्कर में 40 सेकेंड, यानी कि आधा चक्कर में 20 सेकेंड। तो ये हो गया 20 सेकेंड, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब हम वेग निकालते हैं। तो वेग बराबर होगा विस्थापन। तो पहले किसान जो है ए के पास था, फिर बी के पास गया, फिर सी के पास। तो अब हम लोग देखते हैं कि विस्थापन जो होगा वो ए से सी के बीच की जो है न्यूनतम दूरी होगी। ए से बी सी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? यहाँ पे 10 मीटर है, ये ऊपर भी 10 मीटर है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो ए सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए सी बराबर हो जाएगा √अंडर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना है? ए बी जो है वो हमारा है 10 मीटर गुने 10 मीटर हो जाएगा 100 मीटर प्लस ये भी होगा 10 मीटर गुने 10 मीटर 100 मीटर, यानी कि ये हो गया 200 मीटर। और 200 मीटर का जो वर्गमूल होगा वो होगा 10√2 मीटर। तो कुल विस्थापन कितना हो गया यहाँ पे? 10√2 मीटर। और समय तो बराबर ही लगा, आधा चक्कर में 20 सेकेंड। तो इसे हम बोलेंगे √2/2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चाल में विस्थापन के कारण वेग का जो रिजल्ट है और जो चाल का जो प्रतिफल है दोनों में अलग अलग आता है। अब हम लोग औसत वेग को देखते हैं। अगर कोई कार एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करे और एक सरल रेखा के अनुदिश चले, तो उसे वैसी परिस्थिति में जो औसत वेग होगा उसका जो फॉर्मूला है वो है u+v/2। अब हम लोग जब आगे जाएंगे तो ये u जो है वो क्या है? u को हम लोग बोलते हैं u बराबर प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम लोग u से सूचित करते हैं। ये u जो है एक लैटिन वर्ड है इनिटियम, जिसका मतलब होता है शुरू करना, यहां से लिया गया है। u इस पूरे अध्याय में u का तात्पर्य होगा प्रारंभिक वेग से, और ये जो v है इसको हम बोलेंगे अंतिम वेग। और v जो अंग्रेजी शब्द के लिए है, v से हम लोग देखेंगे, ये v से जो है वेलोसिटी है। तो ऐसा इसलिए है कि कोई कार सरल रेखा के अनुदिश चल रही है और उसका जो चाल है वो एक समान है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो औसत निकालते हैं, औसत का जो फॉर्मूला है उसी का प्रयोग करके
u प्लस वी बाई 2 करके हम लोग इसका औसत वेग निकाल लेंगे। ऐसे अगर एक निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करें तो उसके लिए हमारे पास जो पहले से ही जो फॉर्मूला है वो है कुल विस्थापन बटा समय अंतराल। समय अंतराल से तात्पर्य है कि किस समय गाड़ी चलना जो है शुरू हुई और वो किस समय तक जो चली। तो बाद के समय और पहले के समय दोनों को अगर हम घटा दें तो हमें जो है समय अंतराल निकल जाएगा। अब हम लोग वेग में परिवर्तन की दर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है त्वरण। त्वरण को हम इस रूप में भी जानते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। यानी कि कोई भी, जैसे कि समानता में एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पहले साइकिल स्टैंड पर लगा हुआ है, उसे स्टैंड से निकालते हैं। तो जिस समय हम ये काम कर रहे हैं उस समय जो साइकिल है उसकी जो चाल है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। उस समय वो 0 मीटर पर सेकेंड, उसकी चाल जो है 0 है। और मान लेते हैं कि 5 सेकेंड के बाद जब उस पर हम सवार हो गए, पहला पेडल लगाए, तब हमारी जो चाल हो गई वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो है इस साइकिल का त्वरण क्या होगा? त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन और वेग जो है पहले से ज़्यादा हो जाना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका त्वरण क्या होगा। त्वरण बराबर पहले अंतिम वेग कितना था 5 मीटर पर सेकेंड और शुरू में कितना था 0 मीटर पर सेकेंड, उसको घटा देंगे। और चूंकि हम लोग दर की बात कर रहे हैं, दर का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए या फल खरीदने के लिए तो हम लोग मोल भाव करते हैं या पूछते हैं कि सेब कैसे किलो देते हैं। तो जो कैसे किलो है यानी कि 1 किलो का दाम क्या हुआ, तो 1 किलो का दाम अगर वो बोलते हैं 200 रुपया तो वही जो है सेब का दर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि परिवर्तन तो हो रहा है, चाल में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कितने समय में, उसका दर क्या है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं दर के लिए जो हमारे पास जो समय लगा, पहले 0 मीटर पर सेकेंड था, फिर 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो कितना समय लगा 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड से इसको हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 5 में घटाएंगे 0 तो 5 ही आएगा, और बटा हो गया यहाँ पे 5 सेकेंड। 5 कैंसिल हो गया और सेकेंड ये भी नीचे में था, ये भी सेकेंड नीचे में है, तो हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि हर सेकेंड साइकिल की जो स्पीड है, जो उसकी चाल है, वो 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ रही है। 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए 5 सेकेंड में इसकी जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, कुछ देर तक और चलाते हैं साइकिल, और अब चलाते हैं 30 सेकेंड के बाद जो साइकिल की स्पीड हो गई वो हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। तो इससे भी तुरंत निकाल सकते हैं कि शुरू में जो है 0 मीटर पर सेकेंड थे और फिर बाद में कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, और कुल समय कितना लगा 35 सेकेंड लगा। तो 25 मीटर पर सेकेंड घटा 0 मीटर पर सेकेंड और बटा जो है अगर आप 35 सेकेंड करेंगे तो इससे जो हमें त्वरण निकल जाएगा। अब सामने कोई गाड़ी अगर आ जाती है और सामने गाड़ी आने के बाद साइकिल में हम ब्रेक लगाते हैं, और ये ब्रेक लगाने के बाद उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितने समय के बाद 5 सेकेंड के बाद। अब जो है त्वरण क्या होगा, तो अगर हम यहां से देखते हैं कि पहले 25 मीटर पर सेकेंड थी और बाद में कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच अगर हम निकालते हैं कि कुछ देर पहले 25 मीटर पर सेकेंड से साइकिल की जो है चाल हो चुकी थी और 5 सेकेंड के बाद जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो जो है उस वस्तु का त्वरण क्या होगा।
तो त्वरण बराबर फिर निकालेंगे हम लोग, जो इसका फॉर्मूला है अंतिम वेग का मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकेंड घटा 25 मीटर पर सेकेंड, और इसमें कितना समय लगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड से हम लोग करते हैं तो ये हो गया -15 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 5 सेकेंड, तो ये हो गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम माइनस से क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि यहाँ पर जो है चाल हर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड कम होता जा रहा है। जैसे हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, 1 सेकेंड में कितना कम हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, उसी तरह से 5 सेकेंड में कितना हुआ 15 मीटर पर सेकेंड कम हो गया, और 25 मीटर पर सेकेंड से वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो त्वरण भी जो है एक सदिश राशि है, त्वरण शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो विश्लेषण किया गया सारा जो भौतिक राशि है आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।